ये आज का डिस्कशन हम प्रारंभ करते हैं। आज के डिस्कशन में बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जिन जिन टॉपिक से अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके बिहार पुलिस में जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, 1 तारीख के क्वेश्चन देखने के बाद वही सब टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा की गई है, छोटा छोटा सा वीडियो आपके लिए बना के डाला गया है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य का अलग अलग क्वेश्चन बनता है, यहाँ से देख लेते हैं। बेरिंग जल संधि जो है, बेरिंग जल डमरू मध्य अलास्का यानी कि अमेरिका और रूस को अलग करने का काम करता है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, नाम है पाक लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच में है। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को के बीच में है। मोरक्को अफ्रीका महादेश में स्थित है। मोरक्को का एक यात्री आया था अपने भारत में, इब्न बतूता। भारत में जब हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता नामक एक यात्री आया था। रेहला नामक पुस्तक लिखा था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोरक्को अफ्रीका महादेश में स्थित है। अफ्रीका महादेश के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहाँ पे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो नदी। कांगो नदी को ही जायरे नदी कहा जाता है। ठीक, अफ्रीका महादेश में 54 यानी 54 देश है। जिब्राल्टर एक देश का भी नाम है, यानी कि सबसे बड़ा, सबसे लंबी तटरेखा वाला देश के बारे में बात करेंगे, कनाडा। विश्व का सबसे लंबा तटरेखा वाला देश कौन? कनाडा। और विश्व का सबसे छोटा तटरेखा वाला देश है जिब्राल्टर। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करेंगे तो भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य है गुजरात और सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य है गोवा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश। और भारत का दूसरा सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य पूछे तो आपको आंध्र प्रदेश बताना है। भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य गुजरात। भारत का सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा। विश्व का सबसे लंबा तटरेखा वाला देश कनाडा और विश्व का सबसे छोटा तटरेखा वाला देश जिब्राल्टर। कनाडा से रिलेशन हम लोग का वर्तमान में खराब हो चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। डोबर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। डोबर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। एफिल टावर फ्रांस में ही स्थित है। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। इस नारा को भारत के संविधान की प्रस्तावना में डाला गया। संविधान की जो प्रस्तावना अपना है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका के रूप में भी हम लोग याद रखेंगे। उद्देशिका का प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा बनाने की प्रक्रिया कैबिनेट मिशन के तहत शुरू होती है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और कैबिनेट मिशन के आने के बाद संविधान सभा का गठन होता है और अपने भारत का संविधान लिखने की परंपरा शुरू होती है। संविधान लिखने की परंपरा शुरू होने के परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति आते हैं बी एन राव। बी एन राव को कहा जाता है संवैधानिक सलाहकार। भारत के संवैधानिक सलाहकार, संविधान के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव को कहा जाता है। बी एन राव को भेजा गया था अलग अलग देशों में संविधान पढ़ने के लिए। 60 देशों का संविधान को पढ़े और पढ़ने के बाद जो भी अच्छा लगा उस संविधान में अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत के लोगों के लिए उसको पूरी तरीक़े से रखा गया था। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? फिर से सुन लीजिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे देखिए, फ्लोरिडा अमेरिका और क्यूबा के बीच में स्थित है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य अमेरिका और क्यूबा के बीच में स्थित है। फ्लोरिडा एक देश का भी नाम है। क्यूबा को याद रखेंगे। क्यूबा की राजधानी हवाना। हवाना सिंड्रोम हमेशा चर्चा में रहता है। हवाना सिंड्रोम एक हमेशा चर्चित नाम है, याद रखिएगा। क्यूबा की राजधानी हवाना, जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक छोटा सा देश है क्यूबा, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रमुख देशों के समाचार एजेंसी, यानी कि अलग अलग देशों का समाचार एजेंसी को अलग अलग नाम से जानते हैं। भारत का जो समाचार एजेंसी है इसको पीटीआई कहा जाता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई और यूएनआई ये भारत का है पूरी तरीक़े से। अंतरा जो समाचार एजेंसी है ये इंडोनेशिया का है। एपी और यूपीआई पाकिस्तान का है। बरनामा जो है समाचार पत्र मलेशिया का है। एएफपी फ्रांस का है। वाफा जो समाचार पत्र है फिलिस्तीन का है। सिन्हुआ चीन का है। तास रसिया का है। राइटर्स ब्रिटेन का है। अंसा इटली का है। इरना ईरान का है और नोस्टी रूस का है।
यानी कि अलग अलग देशों का समाचार पत्र है पूरी तरीके से, इसको इस प्रकार से याद रखिएगा। मीना जो समाचार पत्र है मिस्र का है, DPA जर्मनी का है, UPP पाकिस्तान का है, इतिम इजराइल का है और AAP ऑस्ट्रेलिया का, BSS बांग्लादेश। BSS से बांग्लादेश, AAP से ऑस्ट्रेलिया, कोई दिक्कत नहीं है। इतिम से इजराइल याद रख लीजिएगा। नोवोस्ती रूस का है, इरना के लिए ईरान रखना है, आंसा इटली, बरनामा मलेशिया, AFP फ्रांस, वाफा फिलिस्तीन, मेना मिस्र और DPA जर्मनी, UPP पाकिस्तान। भारत का याद रख लेना है और किसी का नहीं याद रहे, भारत और चीन का जरूर याद रखिएगा क्योंकि सिन्हुआ पूछा जाता है। सिन्हुआ न्यूज़पेपर की एजेंसी कहाँ की? चीन की। और रूस का है तास, PTI और UNI भारत का है, अंतरा जो है इंडोनेशिया का है। ये अलग अलग देशों का जो है पूरे, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, इसको बढ़िया तरीके से एक बार इसको पढ़ते रहिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये टॉपिक पूरी तरीक़ा से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा गया था, अगले शिफ्ट में भी पूछेगा, इस बात की पूरी संभावना है। प्रमुख वचन और नारा कौन कौन पूरी तरीके से स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया था? करो या मरो और भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी दिए थे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिए थे। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल नामक व्यक्ति था। देश की आज़ादी के समय में जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। करो या मरो 1942, भारत छोड़ो 1942, महात्मा गांधी। 1942 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था और 1947 में देश की आज़ादी के समय में जो वहाँ का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली नामक व्यक्ति हुआ करता था। गोलमेज सम्मेलन के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड नामक व्यक्ति था। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का स्टेटमेंट है, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा बोला गया था। वेदों की ओर लौटो एक पुस्तक लिखे थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में वेदों की ओर लौटे के बारे में लिखे थे। वेद की संख्या है 4, वेदांग की संख्या है 6, पुराण की संख्या 18 है, उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद का सीधा संबंध दर्शन से होता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल का स्टेटमेंट है। लेकिन जब 1984 में राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष में, इंदिरा गांधी का शासन चल रहा था, इंदिरा गांधी उनसे फ़ोन से बात की, पूछी कि अपना भारत कैसा दिख रहा है, तो वो बोले थे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके बाद वो स्टेटमेंट पूरी तरीके से अच्छे तरीके से चलने लगा। क्वेश्चन आपसे बिहार पुलिस में अभी पूछा गया था, जय हिंद का नारा किन के द्वारा दिया गया था? तो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये जो गीत है ना पूरी तरीके से श्यामलाल गुप्त के द्वारा लिखा गया, झंडा गीत कहा जाता है। जैसे राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त के द्वारा लिखा गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में। भारत में साइमन कमीशन पहुंचता है 1928 में। साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं होता है, इसलिए इसका विरोध भारतीय लोगों के द्वारा पुरजोर तरीके से की जाती है। विरोध करने के पीरियड में लाला लाजपत राय को चोट लग जाती है और लाठी के चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय जब को लाठी लगती है तो बोलते हैं लाला लाजपत राय कि मेरे शरीर पे लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज़ों के ताबूत का कील साबित होगा। ताबूत का मतलब कि अंग्रेज़ जब मरता है ना तो एक बक्सा में बंद किया जाता है, उसी बक्सा को ताबूत कहा जाता है। यानी कि बोले थे कि हमारे शरीर पे लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज़ों के ताबूत का कील साबित होगा। ये स्टेटमेंट लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। भारत का पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने का श्रेय लाला लाजपत राय को जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
ये राम प्रसाद बिस्मिल का स्टेटमेंट है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ के जेल में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। गोरखपुर जो है ना, राप्ती नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है और गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ ठाकुर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये स्टेटमेंट भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आराम हराम है का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान शास्त्री जी, आज शास्त्री जी का जन्म दिवस भी है 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों लोगों का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। जय जवान जय किसान शास्त्री जी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान लाल अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान रिसर्च करने की परंपरा में मोदी जी को जोड़ लिया अपने, यानी किसान को एक साथ जोड़े हैं शास्त्री जी, विज्ञान को जोड़ दिए अटल जी और अनुसंधान को जोड़ दिए मोदी जी। इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि चेक है, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था स्टेटमेंट। यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि चेक है, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन है पूरी तरीक़ा से, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तियों का आंसू पोंछना, ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंसू पोंछना, जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, एक देश सर्वोपरि है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल ढींगरा के द्वारा कहा गया था। संपूर्ण क्रांति का नारा दिए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का संबंध अपने बिहार से है, भारत से है। जय जगत विनोबा भावे के द्वारा कहा गया था। विनोबा भावे को याद रखेंगे, भूदान आंदोलन के प्रणेता हुआ करते थे। भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा भावे। विनोबा भावे प्रथम व्यक्ति थे, यानी भारत के प्रथम व्यक्ति जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति के सम्मान में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एक और पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, एबल पुरस्कार को। एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और एशिया का नोबेल पुरस्कार, एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है को आगे स्टेटमेंट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, जय जगत विनोबा भावे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता हुआ करते थे। एक बार 1 मिनट में इसको रिवीजन कर लेते हैं, धैर्य से सुन लीजिएगा, फिर से याद रहेगा। प्रमुख वचन और नारा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। दिल्ली चलो जय हिंद। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का तिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन रविन्द्रनाथ ठाकुर दोनों एक ही व्यक्ति का नाम होता है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र। आराम हराम है नेहरू जी। जय जवान जय किसान शास्त्री जी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल जी। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान मोदी जी। एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथि चेक है महात्मा गांधी। मेरा उद्देश्य अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछना नेहरू जी। देश की पूजा ही राम की पूजा है मदन लाल ढींगरा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। जय जगत विनोबा भावे। अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। टॉपिक है हमारे कि दो देशों के बीच की सीमाएं। यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, यानी कि अलग अलग देशों का अलग अलग प्रकार की सीमा से अंकन किया गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में खींची गई है। ये रेखा 1914 में खींचा गया था। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में खींचा गया, 1914 में खींचा गया था। चीन से हम लोग समझौता किए थे, पंचशील समझौता। 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता किया गया था, इस बात को भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। भारत और चीन के बीच में 1962 में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में भारत पूरी तरीके से पराजित हो गया था। पाकिस्तान के साथ हम लोग 3 युद्ध किए हैं, 1965, 1971 और 1999। तीनों युद्ध में पूरी तरीके से हम लोग जीते हैं। आज शास्त्री जी का जन्म दिवस है। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के समय में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। उस युद्ध में हम लोग जीत गए और जीतने के बाद 1966 में ताशकंद समझौता होता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ताशकंद समझौता करने जब जाते हैं अपने शास्त्री जी, तो वहीं पे शास्त्री जी का देहांत हो जाता है, यानी कि भारत के पहले राष्ट्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई है वह शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।
रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया था। रेड क्लिफ नाम का व्यक्ति ही पूरी तरीके से इस रेखा को खींचा था। डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को पूरी तरीके से याद रखिएगा। पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान, ये क्वेश्चन बनता है डूरंड रेखा से कि डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में खींचा गया है। 24वीं अक्षांश रेखा, 24वीं अक्षांश रेखा कच्छ के पास है, यानी गुजरात के पास है। गुजरात के पास कच्छ की खाड़ी है। कच्छ का रण कहा जाता है। कच्छ का रण का मतलब नमकीन पानी का दलदल होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में 24वीं अक्षांश रेखा जो है ये पूरी तरीके से अलग करता है। ये पाकिस्तान मानता है कि 24 डिग्री पर हम लोगों का ही हमारा है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। उत्तर कोरिया का राजधानी है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने का काम करता है। उत्तर कोरिया का राजधानी प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को अलग करता है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। कनाडा के केस में याद किए थे कि विश्व का सबसे लंबा देश जो समुद्री सीमा बनाता है वो कनाडा है। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। वियतनाम की राजधानी 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। मैगिनॉट रेखा और सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस को अलग करता है। ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड को अलग करता है। मैनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड को अलग करने का काम करता है। फिर से 1 मिनट में इसको रिकॉल कर लीजिए। प्रमुख 2 देशों के बीच में सीमा जो है मैकमोहन रेखा भारत और चीन, रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान कच्छ के पास, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया, 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा, 17वीं अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम यानी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, मैगिनॉट रेखा और सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस, ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड, मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड की अलग करने का काम करता है। अगले टॉपिक पे हम चर्चा, ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रमुख राजवंश और इसके संस्थापक और इसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कौन कौन सा जो क्षेत्र है इसकी स्थापना कौन किया था। जैसे पूछा था उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था, उसी प्रकार से अलग अलग जो क्षेत्र है उसकी स्थापना के बारे में भी देख लेंगे। पहले देखते हैं कि प्रमुख राजवंश और इसके संस्थापक। मगध का सबसे पहला राजवंश का नाम था हर्यक वंश और हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? राजगीर। राजगीर को गिरिब्रज के रूप में याद रखा जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार का जो राजधानी कहाँ था? राजगीर था। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्रा में इनकी राजधानी थी। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। लेकिन मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का स्थापना होता है। मौर्य वंश का अंतिम राजा का नाम था बृहदत्त और बृहदत्त को पुष्यमित्र शुंग मार के और शुंग वंश का स्थापना कर देता है। पाटलिपुत्रा ही इनका राजधानी है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख है, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन? सिमुख, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान है। सीसा का सिक्का चलाया था सातवाहन वंश के द्वारा। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू किया था सातवाहन वंश का व्यक्ति। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। पाटलिपुत्रा पटना में ही इसकी राजधानी हुआ करती थी। पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयन नामक राजा के द्वारा किया गया था। उदयन का संबंध भी हर्यक वंश से ही था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। थानेश्वर और कनौज में इसकी राजधानी थी। कनौज को इत्र नगरी के रूप में याद रखा जाता है। कनौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक क्वेश्चन बनता है पूरी तरीके से, गुलाब से इत्र बनाने की परंपरा का खोज किसने किया था? गुलाब से इत्र बनाने की जो परंपरा इसकी खोज की थी नूरजहां की माँ अस्मत बेगम। गुलाब से इत्र बनाने की जो परंपरा है इसका आविष्कार किसने किया था? नूरजहां की माँ अस्मत बेगम के द्वारा किया गया था। कनौज को इत्र नगरी के रूप में हम लोग याद रखेंगे। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, जिसकी राजधानी बनारस थी। बनारसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। बनारस में ही सारनाथ नामक एक स्थान है। सारनाथ पे महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे पहला प्रवचन भी दिया गया था। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, इसका राजधानी कांची हुआ करता था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय, तंजौर इसका राजधानी हुआ करता था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, मान्यखेट इसकी राजधानी थी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों का उदय होता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश,
तुगलक वंश, लोदी वंश और सैयद वंश के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, पहले इसका राजधानी लाहौर होता है, फिर बाद में दिल्ली बना दी जाती है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, किले खोड़ी में इसकी राजधानी बनती है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, राजधानी कहाँ पे होती है? दिल्ली। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, दिल्ली होता है पहले राजधानी, तब आगरा बन जाता है। लोदी वंश का एक राजा का नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर का स्थापना किया गया था। जब बहलोल लोदी मर जाता है तो सिकंदर लोदी राजा बनता है। सिकंदर लोदी आगरा का स्थापना करता है और आगरा में अपना राजधानी ट्रांसफर कर लेता है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय, तंजौर दक्षिण भारत में इसकी राजधानी थी। होयसाला वंश, विष्णुवर्धन इसका संस्थापक, द्वार समुद्र इसकी राजधानी हुआ करती थी। बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसकी राजधानी मुंगेर हुआ करती थी, मुंगेर अपने बिहार वाला मुंगेर। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव नामक व्यक्ति था। पाल वंश का ही एक राजा था धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश के एक राजा का नाम था धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। भागलपुर गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। फिर से इसको एक बार देख लीजिए 1 मिनट के अंदर। प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक और उसकी राजधानी। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगिरी, जो गिरिव्रज के रूप में याद रखेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्रा। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित शुंग, पाटलिपुत्रा राजधानी। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक, प्रतिष्ठान है इसकी राजधानी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, पाटलिपुत्रा है इसकी राजधानी। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति, थानेश्वर और कनौज इसकी राजधानी हुआ करती थी। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव, वाराणसी इसकी राजधानी थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, कांची इसकी राजधानी थी, कांची। चोल वंश का संस्थापक विजयालय, तंजौर में राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, मान्यगेट राजधानी थी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी पहले लाहौर था, बाद में दिल्ली चला गया। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, किले खोड़ी। एक सैयद वंश भी हुआ करता था। सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां नामक व्यक्ति था। सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, दिल्ली राजधानी था। तुगलक वंश का संस्थापक जो गयासुद्दीन तुगलक था ना, नहर बनाने की परंपरा का शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक किया था। सर्वाधिक नहर बनाने का काम फिरोज शाह तुगलक किया था। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का ही पूरी तरीक़ा से एक राजा हुआ करता था। लोदी वंश का संस्थापक लोदी वंश, बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक हुआ करता था। दिल्ली और आगरा में इसकी राजधानी थी। चोल वंश का संस्थापक विजयालय, तंजौर। और होयसाला वंश के जो क्षेत्र हुआ करता था विष्णुवर्धन था, और विष्णुवर्धन इसका संस्थापक था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र था। बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू, गुलबर्गा इसकी राजधानी थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और इसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। और चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव नामक व्यक्ति था, जिसकी राजधानी अजमेर हुआ करती थी। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। आगे टॉपिक है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता इसलिए है कि सिंधु नदी के तट पर इसको खोजा गया था। और हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा नामक स्थल पे राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। 3 प्रकार के इतिहास पढ़ते हैं हम लोग, एक प्रागैतिहासिक काल, एगो आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब कि ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, यानी कि ज़मीन से खोद कर मिट्टी के बर्तन कुछ अवशेष निकाल के हम लोग इतिहास लिखने की परंपरा मानते हैं, उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक का मतलब कि ऐसा काल जिसका लिखित वर्णन मिला लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, यानी कि आधा ऐतिहासिक है। लिखा हुआ चीज़ हमको मिला लेकिन हम उसको नहीं पढ़े तो उसको आदि ऐतिहासिक कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी हम लोग याद रखेंगे। और ऐतिहासिक काल का मतलब कि ऐसा काल जिसमें लिखा हुआ साक्ष्य मिला, हम उसको पढ़े, समझे और समझने के बाद मनन करना शुरू किए तो उसको ऐतिहासिक काल कहा। जैसे वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, ये सबको पूरी तरीक़ा से लिखा हुआ चीज़ हम उसको पढ़े और पढ़ने के आधार पर पूरी तरीक़ा समझने का प्रयास किए, उसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान में चला गया। राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोदा किया गया था 1921 में। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है, चला कहाँ गया, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 1922 में यानी हड़प्पा की खोज करने के एक साल बाद राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोजा गया था। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होती है, और जब चूड़ी पहनिएगा तो घग्घर का आवाज़ आएगा। तो कालीबंगन राजस्थान में घग्घर नदी के तट पर स्थित है। बीबी लाल और BK थापर के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी 1953 में, आज़ादी के बाद किया गया था। चुनहोदरो नामक स्थान कहाँ पे है, पाकिस्तान में चला गया, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। गोपाल मजूमदार के द्वारा खुदाई किया गया था 1931 में। चुनहोदरो पाकिस्तान में चला गया, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। गोपाल मजूमदार के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी 1931 में। लोथल गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का डॉकयार्ड कहा जाता है, गोदीवारा कहा जाता है। गोदीवारा का मतलब बंदरगाह होता है। लोथल कहाँ पे, गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। रंगनाथ राव के द्वारा 1955 से 1962 तक इसकी खुदाई की गई थी। रोपर है पंजाब में, रोपर पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी 1953 से 1956 के बीच में। इसको 1 मिनट में फिर से रिकॉल कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई रावी नदी के तट पे दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था, है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो भी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में खुदाई किया गया था। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, घग्घर नदी के तट पर स्थित है। बीबी लाल एवं BK थापर के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी 1953 में। चुनहोदरो भी जगह कहाँ पे चला गया, चुनहोदरो पाकिस्तान में चला गया है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। गोपाल मजूमदार के द्वारा 1931 में इसकी खुदाई की गई थी। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, रंगनाथ राव के द्वारा 1955 से 1962 में खोदा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर हुआ करता था लोथल। रोपर पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के तट पर यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 से 56 के बीच में खुदाई किया गया था। एक क्वेश्चन आपको बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी घर का दरवाज़ा था वो सब पिछवाड़े की तरफ खुलता था, यानी कि मुख्य सड़क के पीछे वाले रोड पीछे की तरफ खुलता था सिंधु घाटी सभ्यता का घर, इसीलिए कि शोरगुल ना हो, डस्ट पूरी तरीक़े से ना आए, यानी कि बहुत अच्छे तरीक़ा से सिंधु घाटी सभ्यता बनाया गया था। लेकिन लोथल के घर का दरवाज़ा मुख्य सड़क की तरफ खुलता था, मेन रोड से पीछे रास्ते में खुलता था सिंधु घाटी सभ्यता का हर जगह का घर, लेकिन लोथल के घर का दरवाज़ा मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। इस बात को गौर करिएगा। अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। टॉपिक छोटा है लेकिन बड़ा अच्छा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जन्म होता है 563 में। 563 में नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक गाँव में महात्मा बुद्ध का जन्म हो जाता है। महात्मा बुद्ध का देहांत जो होता है ना, देवरिया जिला उत्तर प्रदेश कुशीनगर में 483 में हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध के मरने के बाद 4 बार बौद्ध संगति का आयोजन होता है, यानी कि बौद्ध धर्म का एक मीटिंग होता है, उस मीटिंग को बौद्ध संगति कहा जाता है। पहला मीटिंग होता है राजगृह में। राजगृह का जो राजा हुआ करता था वो पूरी तरीक़ा से हर्यक वंश का राजा था, अजातशत्रु। हर्यक वंश का संस्थापक का नाम है बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद पूरी तरीके से अजातशत्रु का शासन आता है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के रूप में भी हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि सब अपने पिता को मार मार के गद्दी पे पूरी तरीके से प्राप्त किया था। अजातशत्रु के बारे में याद ये भी रखना है कि अजातशत्रु फूट डालकर राज करने वाला प्रथम शासक के रूप में याद रख सकते हैं। अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के अवशेष को 8 वर्गों में पूरी तरीके से बांट के और 8 गो स्तूप का निर्माण करा दिया। वैशाली वाला क्षेत्र, राजगीर वाला, इन सब जो स्तूप का निर्माण किया गया था। स्तूप शब्द का संबंध बौद्ध धर्म से है, इस बात को भी गौर करिएगा। प्रथम बौद्ध संगति प्रथम मीटिंग होता है 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में, और इसका शासनकाल किसका होता है, अजातशत्रु का होता है। दूसरा मीटिंग होता है पूरी तरीक़ा से 383 में, 100 साल बाद वैशाली में होता है, कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा मीटिंग 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा पटना में होता है, उस समय शासक अशोक हुआ करता है। अशोक जानते हैं 261 ईस्वी पूर्व में, 261 ईस्वी पूर्व में अशोक कलिंग युद्ध करता है।
61 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध होता है और कलिंग युद्ध होने के बाद अशोक इतना ना पूरी तरीक़ा से अपने आप को परिवर्तन कर लेता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन करने कलिंग उड़ीसा में एक क्षेत्र हुआ करता है, उड़ीसा के बारे में याद रखा जाता है। 261 ईस्वी पूर्व में अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध किया जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म को धारण कर लेता है। अशोक को एक बेटा और एक बेटी होता है। अशोक का बेटा का नाम महेंद्र है और बेटी का नाम संघमित्रा है। इन दोनों बेटा और बेटी को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भेजता है। तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में 250 ईस्वी पूर्व में बौद्ध संगति का आयोजन होता है। चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में काश्मीर में होता है। ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में होता है। चारों बौद्ध संगति की एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। पहला हुआ था 483 में राजगिर में अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। एक रवैया पाक याद रखिएगा, रवैया पाक, देखिए राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन। अक्का अक याद रख लीजिएगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। एक बार इसको रिवीजन करिएगा, यहाँ से प्रश्न पूरी तरीके से बनाया जाता है। बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हुआ करते थे। जैन धर्म में 24 गुरु हुआ करते थे। 24वें गुरु का नाम था महावीर और महावीर का संबंध अपने बिहार से है। बिहार के वैशाली जिला में कुटग्राम नामक गांव में महावीर का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। तो जैन धर्म में भी संगति हुआ था। जैन धर्म का भी पूरी तरीके से मीटिंग हुआ करता था। प्रथम जैन धर्म का मीटिंग हुआ था 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा का जो अध्यक्ष था स्थूलभद्र था। शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जैन धर्म से। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम है बिंदुसार। बिंदुसार का संबंध आजीवक संप्रदाय से। और बिंदुसार को 2 बेटा हुआ था, एक का नाम है अशोक और दूसरे का नाम है सुसीम। तो अशोक पूरी तरीक़ा से बौद्ध धर्म को धारण करके आगे की ओर बौद्ध धर्म को प्रसारित करता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईस्वी पूर्व में प्रथम जैन संगति का आयोजन होता है। स्थूलभद्र वहाँ का अध्यक्ष होता है। जैन धर्म 2 भागों में बट जाता है, एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर। स्थूलभद्र नामक जो व्यक्ति होता है इसका ये पूरी तरीक़ा से श्वेतांबर जो होता है ना, श्वेतांबर जो क्षेत्र है, श्वेतांबर जो ग्रुप है, श्वेतांबर ग्रुप का मालिक स्थूलभद्र होता है और दिगंबर ग्रुप का मालिक भद्रबाहु होता है। ठीक, दिगंबर का मतलब कि नग्न अवस्था में रहने वाले साधु को दिगंबर कहा जाता है और सफ़ेद कपड़ा पहनने वाले जैन साधु को श्वेतांबर कहा जाता है। श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करे। और श्वेतांबर का मालिक कौन था, मॉनिटर कौन था, स्थूलभद्र। और दिगंबर का मालिक कौन था, भद्रबाहु। और भद्रबाहु और स्थूलभद्र में पूरी तरह खटपट हो गया और जैन धर्म 2 भागों में पूरी तरीक़े से बट गया। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बटा है, हीनयान और महायान। हीनयान पूरी तरीक़े से महात्मा बुद्ध के बातों को मानता है और महायान महात्मा बुद्ध की मूर्ति बना के पूजा करता है। मुस्लिम धर्म भी 2 भागों में बटा है, शिया और सुन्नी। तो शिया पूरी तरीक़े से मोहम्मद साहब की बातों को मानता है और सुन्नी सुने पे विश्वास करता है। फिर आगे देखेंगे ईसाई धर्म भी 2 बराबर भागों में बटा है, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टा। कैथोलिक में देखिएगा कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया वो कैथोलिक है और प्रोटेस्टा का मतलब कि एक महिला एक बच्चा लेके खड़ा रहती है वो प्रोटेस्टेंट है। तो अलग अलग धर्म पूरी तरीक़े से बढ़ता चला है। फिर दूसरा जो जैन संगति का आयोजन होता है वो दूसरा जैन संगति 512 ईस्वी में हुआ है। वल्लभी गुजरात में देवर्दी समाश्रवण के शासनकाल में किया गया। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। टॉपिक है आपका कि भारत के प्रमुख जलप्रपात और उनकी स्थिति। किन किन नदी पे अलग अलग जलप्रपात है इसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात बाराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात बाराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। अब समझिए, जोग और गोरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में, गोकक जलप्रपात गोकक नदी कर्नाटक में, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में और एना जलप्रपात नर्मदा नदी गुजरात में। ककोला जलप्रपात बिहार में स्थित है, बिहार के नवादा जिले में स्थित है। जोग गोरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में, गोकक जलप्रपात गोकक नदी कर्नाटक में, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड में। स्वर्णरेखा नदी के किनारे 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी। येना
येना जलप्रपात नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है पूरी तरीके से कि भारत की फसल और उसके उत्पादक राज्य, कौन कौन सा राज्य किस चीज़ का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है। लौंग का उत्पादन तमिलनाडु करता है। गेहूँ, गन्ना, आलू और मसूर का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। संतरा का उत्पादन महाराष्ट्र करता है। मूंगफली और कपास का उत्पादन गुजरात कर रहा है। कपास का उत्पादन में गुजरात का स्थान नंबर 1 स्थान पे आ चुका है। मूंगफली और कपास के लिए गुजरात। अंगूर का उत्पादन नासिक करता है। दलहन, सोयाबीन और चना का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के रूप में भी हम लोग याद रखेंगे। सोयाबीन में 46% प्रोटीन पाया जाता है। चावल, जूट और पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। कॉफ़ी, सूरजमुखी और सुपारी का उत्पादन कर्नाटक करता है। चाय का उत्पादन असम करता है। काजू, अदरक, काली मिर्च केरल। मसालों के लिए याद रखिएगा कि मसालों का बगीचा है केरल, लेकिन मसाला का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश वर्तमान में कर रहा है। काजू, अदरक, काली मिर्च केरल। काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता है, मसालों का प्रिय, यानी कि प्रिय का मतलब एकदम प्रिय, तो मसालों का प्रिय यवन प्रिय और काली मिर्च को कहा जाता है। तंबाकू, हल्दी, मक्का, अंडा आंध्र प्रदेश। केसर और सेब का उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है। काजू, अदरक, काली मिर्च केरल। तंबाकू, हल्दी, मक्का, मछली, अंडा आंध्र प्रदेश। केसर और सेब का उत्पादन, केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है, लेकिन सेब का उत्पादन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का स्थान नंबर 1 स्थान पे आ चुका है। रबर, इलायची, रबर और इलायची का उत्पादन केरल करता है। मसालों में नंबर 1 स्थान पे मध्य प्रदेश आ चुका है। ज्वार, अरहर, प्याज, अंगूर महाराष्ट्र करता है। बाजरा और सरसों का उत्पादन राजस्थान करता है। केसर का उत्पादन अपने करेवा नामक मिट्टी पे होता है। केसर का उत्पादन करेवा नामक मिट्टी पे होता है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। और देश में बात करेंगे तो देश में पूरी तरीक़ा से ईरान है। केसर का उत्पादन ईरान में होता है और भारत में अपने जम्मू कश्मीर में होता है। लौंग का उत्पादन तमिलनाडु। गेहूँ, गन्ना, आलू, मसूर उत्तर प्रदेश। संतरा के उत्पादन में महाराष्ट्र। मूंगफली और कपास गुजरात। अंगूर की खेती के लिए नासिक जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन होता है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। दलहन, सोयाबीन और चना मध्य प्रदेश। चावल, जूट और पटसन पश्चिम बंगाल। जूट को स्वर्ण रेशा कहा जाता है। पटसन भी याद रख लीजिएगा, पटसन और जूट छाल से प्राप्त होता है। कपास बीज से प्राप्त होता है। कॉफ़ी, सूरजमुखी, सुपारी कर्नाटक। चाय में थीन नामक तत्व पाया जाता है। असम इसका उत्पादन करता है। असम का पुराना नाम कामरूप हुआ करता था। कामाख्या मंदिर है पूरी तरीके से असम में ही। अम्बुबाची मेला लगता है असम में ही। असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। और भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल बना है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, जिसका नाम भूपेन हजारिका सेतु है। भूपेन हजारिका भारत के व्यक्ति जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। काजू, अदरक और काली मिर्च केरल। तंबाकू, हल्दी आंध्र प्रदेश। केसर, सेब, केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर। सेब का उत्पादन हिमाचल प्रदेश। रबर, इलायची और मसाला का उत्पादन, तो मसालों में पूरी तरीक़ा से मध्य प्रदेश आ जाएगा। रबर और इलायची में केरल को ही याद रखना है। ज्वार, अरहर, प्याज, अंगूर महाराष्ट्र। बाजरा और सरसों का उत्पादन राजस्थान करता है। आगे देखते हैं, टॉपिक है हमारा कि प्रमुख देशों का राष्ट्रीय फूल। अलग अलग देशों का राष्ट्रीय फूल क्या क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल है बैतल का फूल। फ्रांस का है लिली। आयरलैंड का शैमरॉक। मेक्सिको का डहेलिया का फूल। कनाडा का सफ़ेद लिली। जर्मनी का कॉर्नफ्लावर और भारत का कमल और यूनाइटेड किंगडम का गुलाब, यानी कि यूके ब्रिटेन का गुलाब है। गुलाब देने की परंपरा ब्रिटेन में ज़्यादा ही है पूरी तरीक़े से। तो ब्रिटेन का गुलाब, भारत का कमल। कमल का रासायनिक वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा होता है। कमल में ना हवा के माध्यम से जल के माध्यम से परागन होता है। कमल के फूल में जल के माध्यम से पूरी तरीक़े से परागन होता है। जर्मनी कॉर्नफ्लावर, कनाडा के लिए सफ़ेद लिली, मेक्सिको का डहेलिया और आयरलैंड का शैमरॉक, फ्रांस का लिली और ऑस्ट्रेलिया का बैतल। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल बैतल, फ्रांस का लिली, आयरलैंड का शैमरॉक, मेक्सिको का डहेलिया का फूल, कनाडा का सफ़ेद लिली, जर्मनी का कॉर्नफ्लावर, भारत का कमल और ब्रिटेन का गुलाब का फूल। आगे टॉपिक पे चर्चा करते हैं।
ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु, अलग अलग देशों का राष्ट्रीय पशु पे चर्चा कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू, भारत का है बाघ, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी, कनाडा का वीवर, जापान का आइबिस, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका का गंजा ईगल, नीदरलैंड का है शेर। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, भारत का बाघ, न्यूजीलैंड का कीवी, कनाडा का वीवर, जापान का आइबिस, अमेरिका का गंजा ईगल और शेर है नीदरलैंड का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी तरीक़ा से। प्रमुख दर्शन हम आपको बताए थे, उपनिषद की संख्या 108 है और उपनिषद का सीधा संबंध है दर्शन से। दर्शन का मतलब जो दिखता है वही दर्शन होता है। अपने गांधी जी का जो आज जन्म दिवस है, गांधी जी भी एक दार्शनिक व्यक्ति हुआ करते थे, दार्शनिक हुआ करते थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दार्शनिक थे, यानी कि दर्शन शास्त्र यानी कि पूरी तरीक़ा से जानने को जानना ही दर्शन कहा जाता है। यानी कि हम पूरी तरीक़ा से हर चीज़ जान गए, लेकिन आखिर क्यों होता है इसके बारे में अगर जानने का प्रयास करेंगे, रिसर्च का विषय हो जाता है दर्शन। इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। आइए, सभी सब्जेक्ट की जननी होती है दर्शन। दर्शन के बारे में बात करते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम ऋषि। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। इसी दर्शन का शिक्षा अलार कलाम नामक गुरु के द्वारा महात्मा बुद्ध को वैशाली में दिया गया था। महात्मा बुद्ध जब घर से निकले थे तो सबसे पहले वैशाली पहुँचे। आज का वैशाली, जो वर्तमान में जिस वैशाली के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला है, वहीं पे वैशाली स्थित है। तो महात्मा बुद्ध वैशाली में पहुँचे। वैशाली में इनको एक गुरु मिले, तो उनका नाम था अलार कलाम। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम है अलार कलाम। अलार कलाम नामक गुरु जो थे सांख्य दर्शन का शिक्षा दिए थे। सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन होता है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि को याद रखा जाता है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक, मीमांसा का मतलब जानने की इच्छा होता है। मीमांसा का शाब्दिक अर्थ पूछे तो बताइए, जानने की इच्छा। महर्षि जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन लिखा गया था। योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि। योग कराते कौन है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के कंपनी का नाम है पतंजलि। तो योग प्रमुख समिति और आयोग के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला समिति है नानावटी आयोग। नानावटी आयोग जो बनाया गया था, गोधरा कांड जो गुजरात में हुआ था, गोधरा कांड के जांच करने के लिए नानावटी आयोग बनाया गया था। लिब्राहम आयोग बाबरी मस्जिद के लिए बनाया गया था। बाबरी मस्जिद का जो ढांचा गिराया गया था उसी के लिए 1992 वाला जो कहानी है उसे लिब्राहम आयोग बनाया गया था। फूकन आयोग तहलका टेप कांड के लिए बना था। हिंटले कमीशन श्रम के लिए बना था, श्रम के लिए पूरी तरीक़ा से बना था। जैन आयोग का संबंध राजीव गांधी की हत्याकांड। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को किया गया था और राजीव गांधी की हत्या को जांच करने के लिए जैन आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग कमेटी बना था, समिति बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। नरसिंघम समिति बैंकिंग सुधार के लिए बना था। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला के लिए बनाया गया था। रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से। भुगतान संतुलन का मतलब कि जितना आयात उतना ही निर्यात, वही पूरी तरीक़ा से भुगतान संतुलन। जितना कमाएंगे उतना ही खर्चा करेंगे, यानी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया का कहानी नहीं, जितना कमाएंगे उतना ही में अपना काम चलेंगे, वही भुगतान संतुलन होता है। तो रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से। राजा चैलिया समिति टैक्स से सुधार से संबंधित है। ठक्कर आयोग का संबंध इंदिरा गांधी के जांच कांड से था। इंदिरा गांधी की जांच 31 अक्टूबर 1984 को कर दी जाती है। इंदिरा गांधी बड़ा दृढ़ संकल्प की महिला थी। ठक्कर का संबंध एकदम ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी के लिए याद रख लीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी पंचायती राज के लिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था देते हैं कल बलवंत राय मेहता। पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से, यानी कपड़ा नीति बनाने के लिए। नरेंद्र चंद समिति एविएशन सेक्टर से, यानी कि पूरी तरह से एरोप्लेन उड़ाने से संबंधित। श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा जो 1993 में हुआ था उसके लिए किया गया था। सरकारिया आयोग, ये पूरी तरीके से पूछा गया प्रश्न है आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में पिछले साल। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के बीच का आपसी संबंध। गाईपुरिया समिति बैंकिंग के लिए। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले के जांच करने के लिए बनाई गई थी। इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए 1 मिनट के अंदर। नानावटी आयोग गोधरा कांड। लिब्राहम आयोग बाबरी मस्जिद। फूकन आयोग तहलका टेप कांड। हिटले कमीशन श्रम आयोग। जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड 1991। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। नरसिंघम समिति बैंकिंग और वित्तीय सुधार। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला। भारत का सबसे पहला चीनी मिल बना था अपने मढ़ौरा में
1903 ईस्वी में पूरे भारत में सबसे पहला चीनी मिल 1903 में बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा में बनाया गया था। रंगराजन समिति, भुगतान संतुलन, राजा चैलिया समिति, टैक्स सुधार, ठक्कर आयोग, इंदिरा गांधी हत्याकांड, बलवंत राय मेहता, पंचायती राज व्यवस्था, सत्यम समिति का संबंध, वस्त्र नीति, कपड़ा के लिए नीति बनाया गया था, नरेंद्र चंद समिति, एविएशन सेक्टर, श्री कृष्ण आयोग, मुंबई दंगा 1993, सरकारिया आयोग का संबंध, केंद्र और राज्यों के संबंध सुधारने के लिए, गाइपोरिया समिति, बैंकिंग सेवा सुधार, जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाले से संबंधित है। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। प्रमुख राशि और उसके भौतिक इकाई यानी कि एसआई मात्रक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वर्तमान में उन जितने भी टॉपिक हैं सब टॉपिक पर चर्चा कर लेंगे। लगभग 2-3 घंटा का वीडियो होगा, आप आराम से उस वीडियो को रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। ऊष्मा का मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। ऊष्मा का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। घनत्व का मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, तो विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल और भार का मात्रक, बल का भी मात्रक न्यूटन और भार का भी मात्रक न्यूटन। भार के केस में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पे कुछ अलग है, चंद्रमा पर कुछ अलग हो जाता है। भार में परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 100 न्यूटन होगा तो पृथ्वी पे उसका 6ठा भाग ज़्यादा हो जाएगा। यानी किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पे 100 न्यूटन होता है, कि भार पूरी तरीक़ा से बदलते रहता है। इस बात को गौर करना है। और भार का मात्रक न्यूटन होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड ये संवेग का मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। वाट से बड़ा किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट इस तरह से बढ़ता रहता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला और वेबर प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। पृष्ठ तनाव के कारण जो दाढ़ी बनाने वाला ब्रश होता है उसका जो बाल होता है आपस में चिपक जाता है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मतलब कि विद्युत धारा में रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का मात्रक कूलम्ब को सी से सूचित किया जाता है। दूरी का मात्रक यानी कि बहुत लंबी दूरी मापना होगा तो प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष का मतलब 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है, 15 मीटर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और तापमान का मात्रक केल्विन। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रम। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होगा? एंगस्ट्रम होगा। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होगा जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट ही होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर। और धूप क्वेश्चन पूछता है कि धूप के चश्मा का कितना डायऑप्टर होता है? 0 डायऑप्टर होता है। यानी कि धूप का जो चश्मा पहनते हैं उसमें कितना डायऑप्टर का पावर होता है? 0 डायऑप्टर का पावर होता है। प्रतिदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स होता है। एक बार इसको हम लोग पूरी तरीके से रिवीजन करते हैं 1 मिनट के अंदर। जितना भी मात्रक है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला मात्रक है ऊष्मा। ऊष्मा का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। घनत्व का मात्रक केजी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल और भार का मात्रक न्यूटन होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। कोणीय संवेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम। आवेश का मात्रक कूलम्ब, जिसको सी से सूचित किया जाता है। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, जिसको ए से सूचित किया जाता है। तापमान का मात्रक केल्विन होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम। विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। विभवांतर, विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर और प्रतिदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स होता है। अगले टॉपिक पे हम थोड़ा सा, ये टॉपिक पूरी तरीके से है प्रमुख धर्म, पूजा स्थल और उनकी पुस्तक, यानी कि अलग अलग धर्मों का पूजा स्थल और उनकी कौन कौन पुस्तक है थोड़ा सा देख लेते हैं। यहूदी धर्म का पूजा स्थल को सिनेगंग कहा जाता है। यहूदी धर्म के पूजा स्थल को सिनेगंग कहा जाता है। यहूदियों का सबसे ज़्यादा जनसंख्या इजराइल में स्थित है। तोरह इसकी पूरी तरीक़ा से पुस्तक का नाम है। पारसी धर्म का पूजा स्थल अग्नि मंदिर है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जैन अवेस्ता है। सिख धर्म के पूजा स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है और गुरुद्वारा उनका पवित्र पुस्तक का नाम गुरु ग्रंथ साहब है। इस्लाम धर्म का पवित्र स्थान को मस्जिद कहा जाता है और उनका पवित्र पुस्तक का नाम कुरान है। ईसाई धर्म का पवित्र जो स्थान है पूजा करने का चर्च कहा जाता है और पवित्र पुस्तक कौन है, बाइबिल है। और हिंदू धर्म का अपना मंदिर है और रामायण और महाभारत हम लोगों का पुस्तक है। यहूदी धर्म के पूजा स्थल को सिनेगंग कहा जाता है। पारसी धर्म का अग्नि मंदिर है। सिख धर्म का गुरुद्वारा है। इस्लाम धर्म का मस्जिद है। ईसाई धर्म का चर्च है और हिंदू धर्म का अपना मंदिर है। बौद्ध धर्म का मठ के रूप में याद रख लीजिएगा। बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है उसको मठ कहा जाता है। चैत्य और मठ, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। एक शब्द आपको मिलेगा चैत्य। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य कहा। चैत्य और मठ ये दो प्रकार का शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के मीटिंग से पूरे कांग्रेस के बारे में चर्चा करते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को गौर करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। कांग्रेस की स्थापना किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। स्थापना किया गया था मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उस समय गवर्नर हुआ करता था लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारत का जो गवर्नर था लॉर्ड डफरिन नामक व्यक्ति हुआ करता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में याद रखा जाता है। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को माना जाता है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। या इस टॉपिक से बिहार पुलिस में पूछे गए थे प्रश्न। प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनको शॉर्ट में WC बनर्जी लिखा जाता है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला हुआ करते थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी है उत्तर प्रदेश की। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है सुचेता कृपलानी, वो भी उत्तर प्रदेश की। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का बुलबुल कहा जाता है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी हुआ करते थे। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का धर्म पारसी हुआ करता था, पारसी धर्म से संबंधित व्यक्ति थे। तो प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। गांधी जी द्वारा अध्यक्षता। गांधी जी कांग्रेस के एक ही मीटिंग में भाग लिए थे। कब? 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। बेलगाम कहाँ पे है? कर्नाटक में। यानी कि गांधी जी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में एकमात्र अधिवेशन बेलगाम अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता किया गया था। सुभाष चंद्र बोस कब अध्यक्ष बने थे? 1938 में हरिपुर अधिवेशन में। और उसी के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की जाती है।
अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। कांग्रेस में प्रथम फूट हो जाता है, कांग्रेस में प्रथम झगड़ा हो जाता है 1907 के सूरत अधिवेशन में, और फिर मिलन हो जाता है इन लोगों का 1916 के लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस में प्रथम फूट पड़ता है कब? 1907 के सूरत अधिवेशन में। और कांग्रेस के जब मिलन होता है, पुनर्मिलन कब होता है? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी हुआ करते थे। क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? मैकडोनाल्ड था। उसी समय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में काम किए थे। पहली बार गाँव में एक अधिवेशन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन 1937 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता नेहरू जी के द्वारा किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया था। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में 1929 में रखा गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया था। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण झंडा फहराया गया था 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में। नहीं, कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, कुछ फैक्ट है, उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर से थोड़ा सा इसको रिकॉल करा देते हैं। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की जाती है बम्बई स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। उस समय गवर्नर होता है लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। संस्थापक कौन था कांग्रेस का? ईओ ह्यूम नामक व्यक्ति था। प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस का व्योमेश चंद्र बनर्जी नामक व्यक्ति। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बदरुद्दीन तैयब जी और प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष का नाम दादा भाई नौरोजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले नामक व्यक्ति था। और गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया था बेलगांव अधिवेशन 1924 में कर्नाटक में। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता किया गया था 1938 के त्रिपुरी और 1938 के हरिपुर अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन में। कांग्रेस में प्रथम फूट पड़ गया था 1907 में और ये पूरी तरह से पुनर्मिलन होता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी नामक व्यक्ति हुआ करते थे। और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। पहली बार गांव में एक सत्र हुआ था, मीटिंग हुआ था, कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? फैजपुर अधिवेशन 1937 में, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी के द्वारा किया जाता है। स्वराज शब्द का प्रयोग कोलकाता अधिवेशन में 1906 में किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण 1921 अहमदाबाद अधिवेशन में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हम लोग मनाते हैं। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पे स्थित है। जब इसकी स्थापना किया गया तो उस समय 51 को सदस्य हुआ करते थे। संस्थापक सदस्य 51 थे। भारत संस्थापक सदस्य के रूप में काम किया था। शुरुआत जब इसकी स्थापना किया गया था उसी समय से भारत इसमें जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। उस समय संस्थापक सदस्य 51 हुआ करता था। वर्तमान में मुख्यालय कितना कहाँ पे इसका है? मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, मैनहट्टन द्वीप पे, न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 193। 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान है। इसकी स्थापना करने का मेन उद्देश्य था ना शांति और सुरक्षा। 2 विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से 18 तक के बीच में और दूसरा विश्व युद्ध हुआ है 1939 से 45 तक के बीच में। तीसरा विश्व युद्ध न हो इसी के लिए संस्था का निर्माण किया गया कि विश्व में शांति कैसे स्थापित होगा। विश्व के शांति करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। इसका लक्ष्य और उद्देश्य शांति और सुरक्षा प्रदान करना। इसकी कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। यानी कार्यकारी भाषा, काम करने की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जो अपने भारत से रिलेशन रखते हैं। प्रथम महासचिव का नाम था त्रिगवेली, जो नार्वे का व्यक्ति होता था। नार्वे को मध्यरात्रि का देश कहा जाता है। नार्वे की राजधानी कहाँ पे? ओस्लो है। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। 6 क्षेत्रों में जब नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति। तो शांति का नोबेल पुरस्कार नार्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है और सब पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिया जाता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस
पुर्तगाल के व्यक्ति हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, यानी कि परमानेंट मेंबर की संख्या पाँच कौन कौन 5 है? याद रख लीजिएगा, ABCFR। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य का नाम कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। अब इसको देखिए, तो वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं, लेकिन 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है और महासचिव का कार्यकाल 5 साल का होता है। वर्तमान महासचिव कौन? एंटोनियो गुटेरस। और प्रथम महासचिव का नाम ट्रिगबेली जो कि नॉर्वे के व्यक्ति हुआ करते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। संस्थापक सदस्य 51 है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पे स्थित है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना? 193 है। लक्ष्य और इसका उद्देश्य क्या है? शांति और सुरक्षा स्थापित करना। कार्यकारी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। प्रथम महासचिव का नाम ट्रिगबेली जो कि नॉर्वे से थे। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल के हैं वर्तमान में। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 है। 10 अस्थायी होता है और 5 अस्थायी होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है और महासचिव का कार्यकाल 5 साल का होता है। प्रमुख औषधि और उनके स्रोत कुछ है, दवा है, इससे बन जाता है। कुनेन नामक एक दवा बनता है मलेरिया का। मलेरिया का दवा कुनेन कहा जाता है। कुनेन सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। निकोटीन नामक तत्व पाया जाता है तंबाकू में। तंबाकू का उत्पादन देश में चीन करता है और भारत में आंध्र प्रदेश करता है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री नामक स्थान पे तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। थीन पाया जाता है चाय में थीन, कॉफ़ी में कॉफीन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। मांस में मायोसिन पाया जाता है। अंडा में एल्बुमिन पाया जाता है। ठीक, याद रख लीजिएगा। हेरोइन, मॉर्फिन और कोडीन ये सब अफीम से प्राप्त होता है। अफीम से हेरोइन प्राप्त होता है, मॉर्फिन प्राप्त होता है और कोडीन प्राप्त होता है। एस्प्रिन विल्लो से प्राप्त होता है और कोकीन जो होता है एरिथ्रोजाइलोन कोक अकवन से प्राप्त होता है। कोकीन अकवन नामक अकवन से प्राप्त होता है। प्रमुख उद्योग में प्रयुक्त उत्प्रेरक का मतलब होता है ना, उत्प्रेरक का खोज किए थे बर्जिलिस नामक वैज्ञानिक। उत्प्रेरक का मतलब होगा कि आपकी अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे, नहीं तो घटा दे। मान लीजिए कि समाज उत्प्रेरक की तरह काम करता है। मान लीजिए कि हो सकता है कि आपको कोई नीचा दिखाने का प्रयास करता है, वही बात आपके दिमाग में खटक जाए और आप मेहनत करना शुरू कर दें, तो कभी कभी कुछ बातों को ध्यान में रख कर हम लोगों का मोटिवेशन भी हो जाता है। तो उत्प्रेरक का मतलब कि कोई भी अभिक्रिया का दर को तेज करना होगा, अभिक्रिया का दर को बढ़ाना होगा, उसको उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे आग में घी डालना उत्प्रेरक होगा। आग की दर को तेज कर देगा। अगर आग जल रहा होगा कहीं पे, उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए, तो घी डालिएगा तो आग तेज हो जाएगा, तो वही होता है उत्प्रेरक। तो अमोनिया गैस प्राप्त करने के लिए लोहा का चूर्ण हम लोग प्राप्त करते हैं, यानी कि अमोनिया गैस अगर निकालना होगा तो लोहे का चूर्ण प्राप्त करेंगे तभी अमोनिया गैस निकलेगा। क्लोरीन गैस प्राप्त करना होगा तो क्रिप्टिक क्लोराइड के उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगे और क्लोरीन गैस हमारा पे मिल जाएगा। निकेल के उत्प्रेरक के रूप में काम करेंगे तो वनस्पति तेल प्राप्त होगा। वनस्पति तेल का मतलब डालडा होता है। और गर्म एल्यूमिना से हम लोग एल्कोहल प्राप्त करेंगे। एमोनिया के लिए क्या चीज़, लोहे के चूर्ण से अमोनिया निकालेंगे, क्यूप्रिक क्लोराइड से क्लोरीन निकालेंगे और निकेल से वनस्पति तेल निकालेंगे। वनस्पति तेल को डालडा के रूप में याद रखेंगे और गर्म एल्यूमिना से एल्कोहल प्राप्त करेंगे। अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। टॉपिक छोटा है लेकिन इसके प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह। अशोक चक्र भारत का है। चांद तारा तुर्की का। वाटर लिली बांग्लादेश। मैपल का पत्ती कनाडा का। सफ़ेद लिली इटली का। ईगल स्पेन का। गोल्डन रॉड अमेरिका। गुलाब का फूल ब्रिटेन। कीवी कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। लिली कहाँ का है? फ्रांस का। लिली से संबंधित 3 क्वेश्चन है। मैपल लीफ कनाडा, सफ़ेद लिली इटली और लिली का संबंध फ्रांस से। बैटल ऑस्ट्रेलिया से। गुलदाउदी जापान का है। शैमरॉक आयरलैंड का। कर्नफ्लावर जर्मनी का। गुलाब का फूल ईरान का। गुलाब का फूल ब्रिटेन और ईरान दोनों का है। समुद्र तट डेनमार्क का, यानी कि हर देश का पूरी तरीके से ये राष्ट्रीय प्रतीक है। तो राष्ट्रीय प्रतीक याद रखिए, अशोक चक्र है भारत का। कीवी है न्यूजीलैंड का।
चांद तारा है तुर्की का, लिली है फ्रांस का, वाटर लिली बांग्लादेश का, बेटल ऑस्ट्रेलिया का, मैपल लीफ यानी कि मैपल का पत्ता कनाडा का, गुलदाउदी जापान का, सफ़ेद लिली इटली का, सैमरॉक आयरलैंड का, ईगल स्पेन का, कॉर्नफ्लावर जर्मनी का, गोल्डन रॉड अमेरिका का और गुलाब का फूल ईरान का और ब्रिटेन का, समुद्र तट डेनमार्क का। कुछ सिख धर्म से संबंधित है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा किया गया था। सिख धर्म में 10 गुरु हुए। 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया गया। सब गुरु सिख गुरु लोग क्या क्या किया है थोड़ा सा देख लेते हैं। गुरु नानक को याद रखेंगे, सिख धर्म के संस्थापक। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया था। गुरुमुखी लिपि, जो पंजाबी भाषा की लिपि है, गुरुमुखी लिपि है। हिंदी की लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है, इंग्लिश की लिपि को रोमन लिपि कहा जाता है। उसी प्रकार से सिख धर्म की लिपि, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास किए थे। ट्रिक छोटा सा है, याद रखिएगा कि अमृत रामबाण की तरह काम करता है, कि अमृतसर शहर रामदास के द्वारा। आदि ग्रंथ की संकल्पना अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव के द्वारा किया गया। आदि ग्रंथ और स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव। अकाल तख्त का निर्माण हरगोविंद। एगो हम लोग जयकारा मनाते हैं, काल हर कष्ट हर, अकाल हर, यानी अकाल तख्त का निर्माण हरगोविंद। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। इसको फिर से देखिए, गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना किए। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद करते हैं। अमृतसर नगर की स्थापना रामदास करते हैं। अमृत रामबाण की तरह काम करता है। अर्जुन देव आदि ग्रंथ, स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव। अर्जुन देव का नाम 2 याद रखिएगा, आदि ग्रंथ की रचना और स्वर्ण मंदिर का रचना। स्वर्ण मंदिर एगो मंदिर बना दिए, उस मंदिर में जाके पुस्तक को रख दिए, यानी कि आदि ग्रंथ एक पुस्तक, स्वर्ण मंदिर बना के और मंदिर में जाके पुस्तक को रख दिए, जिस पुस्तक का नाम था आदि ग्रंथ, और जिस दोनों का काम किए थे अर्जुन देव। हरगोविंद किए थे अकाल तख्त का निर्माण, और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। अगले टॉपिक पे हम